आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं दीपाली राणा। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजर रहेंगी, साथ ही बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की, कुछ खबरें भी आपके लिए लेकर आएंगे। और अगर खबरों की बात करें तो राइस फोकस में बना हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान, वियतनाम और थाईलैंड के चावल की कीमतें बढ़ गई हैं। भारत पर कितना असर होगा? दाम बढ़ने से भारत को फायदा होगा या नुकसान? और इंडस्ट्री से कैसे देखती है, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग। वहीं कल अक्षय तृतीया है, तो सोने की कीमतें गिर गई हैं। किस तरीके की डिमांड एंटिसिपेट कर रही है इंडस्ट्री, इस पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ एमरल्ड ज्वेलरी की फाउंडर धारा पटेल भी बनी रहेंगी। साथ ही एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। शुरुआत कर लेते हैं राइस की खबर के साथ, जहां पर हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में कीमतें तेजी से बढ़ते हुए देखी हैं। थाईलैंड, पाकिस्तान का स्टॉक घटने से ये प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और इनफैक्ट 2 साल के लोअर लेवल से ये एक बाउंस देखने को मिला है कीमतों में। सबसे पहले देव, नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को? काफ़ी कुछ हो रहा है इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट्स में, प्राइसेस पर जो इम्पैक्ट आया है, कैसे देखते हैं आप? और क्या इस प्राइस सर्ज की वजह से एक्सपोर्ट्स पर कुछ इम्पैक्ट दिख सकता है क्या? क्या कहेंगे? देखिए, नमस्कार जी। सबसे पहले हम आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि ये समय राइस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर राइस इंडस्ट्री ने, जो इंडियन राइस ने अपनी ग्लोबल मार्केट के अंदर पोजीशन खो दी है। क्योंकि आपको जैसे पता हो कि लास्ट 3 साल में राइस के ऊपर अन्य रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, जिसकी वजह से जो मार्केट स्पेस इंडिया ने विकेट कर दिया था, उसको हमारे कॉम्पिटिटर देश पाकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, जो भी भारत राइस के कंपटीशन में खड़े होते हैं, वो इस स्पेस के अंदर घुस गए थे। तो आज के समय जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अब एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि इंडिया के पास एक बहुत सरप्लस स्टॉक है। इंडिया के पास 275 लाख मेट्रिक टन का सरप्लस स्टॉक है, जिसके अंदर आज अगर हम इंडियन राइस के प्राइस की, इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करें, तो इंडियन पार्बोइल्ड राइस $390 पर मेट्रिक टन के ऊपर ट्रेड हो रहा है। वहां पे 5% ब्रोकन व्हाइट राइस $380 पर मेट्रिक टन के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और 25% ब्रोकन व्हाइट राइस 370 से लेकर $375 पर मेट्रिक टन के रेट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। हमने पिछले 6 महीने के अंदर देखा कि जो थाईलैंड, जिसका प्राइस हमेशा इंडिया से $20 से $30 पर मेट्रिक टन महंगा रहता है, क्योंकि थाईलैंड की जो क्वालिटी है वो इंडियन राइस के कंपैरिजन के अंदर थोड़ी सी बेहतर भी रहती है। पिछले 6 महीने के अंदर वो सारा प्राइस घट के इंडियन राइस के प्राइसेस के बराबर आ गया था। और जो पाकिस्तान का राइस है, उसका प्राइस हमेशा इंडियन राइस के आसपास रहता है। पर हमेशा इंडियन राइस को पाकिस्तानी राइस के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की क्वालिटी इंडिया से हल्की होती है। तो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि पाकिस्तान के प्राइसेस इंडिया से काफी कम हो गए थे। लगभग $30 से $35 पर मेट्रिक टन के ऊपर पाकिस्तान के प्राइसेस इंडिया से कम हो गए थे, जिसकी वजह से इंडिया का जो 2 मिलियन टन पर मंथ का एक्सपोर्ट था, वो घट के 5 से 7 लाख टन पर मंथ के ऊपर आ गया था। पर अब जैसे हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं, वो अब इंडियन प्राइसेस के लगभग बराबर आ चुके हैं। और जो थाईलैंड के प्राइसेस पहले इंडिया के प्राइसेस के बराबर आ गए थे, वो बढ़ के अब इंडिया से वापस $30 से $35 महंगे हो चुके हैं। तो गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान और थाईलैंड के अंदर अब स्टॉक्स की पोजीशन पहले से कम हो गई है, तो ये एक इंडियन एक्सपोर्ट कम्युनिटी के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि जो मार्केट पोजीशन हमने पिछले 3 साल के अंदर खोई थी, उसको हम कैप्चर करें। और हम जो हमारा एक्सपोर्ट 2 मिलियन टन पर मंथ से घट के 5 से 7 लाख टन पर मंथ के ऊपर आ गया था, हम उसको आगे बढ़ाए। जो हम ये प्राइस, अगर हम प्राइस ट्रेंड की बात करें, तो जो 5 से 7% का प्राइस अप्रिसिएशन पाकिस्तान और थाईलैंड के प्राइसेस के अंदर देखने को मिला है, हमें इंडस्ट्री को ये उम्मीद नहीं है कि ये प्राइस ट्रेंड आगे कंटिन्यू होगा। क्योंकि आज के दिन अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर 275 लाख मेट्रिक टन, जो एक बहुत ही सब्सटेंशियल क्वांटिटी है, उसका सरप्लस स्टॉक है। इंडियन गवर्नमेंट हर हफ्ते 50,000 टन ओएमएसएस के द्वारा ऑक्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर 3.5 मिलियन मेट्रिक टन पैडी का ऑक्शन अभी आने वाला है। तो आने वाले समय में हमारे पास भरपूर स्टॉक्स डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर एक डिप्रेशनरी प्रेशर रहेगा ही रहेगा। क्योंकि जितनी भी डिमांड हम जनरेट कर ले, हम 275 लाख मेट्रिक टन का सरप्लस स्टॉक को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो इंडियन मार्केट का पोटेंशियल है, वो लगभग 20 से 25 मिलियन टन पर एनम का एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल है, जिसके अंदर से 12 से 13 मिलियन टन हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो केवल 12 से 13 मिलियन टन हम और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारा जो हम सरप्लस कंपेयर करें, वो इससे लगभग डबल है।
तो आज के दिन इंटरनेशनल प्राइसेस के अंदर जो ये 5 से 7% पाकिस्तान और थाईलैंड के प्राइस के अंदर एप्रिसिएशन हुआ है, इसके ऊपर ही इंडस्ट्री की उम्मीद है कि प्राइसेस आके स्टेबल हो जाएंगे और आगे इसके अंदर इजाफा नहीं होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक और एस्पेक्ट है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जैसे ही इंडिया ने अपने राइस के ऊपर सारी रिस्ट्रिक्शंस हटाई, तब पाकिस्तान और थाईलैंड ने इमीडिएटली अपने प्राइस घटा के सारी एक्सपोर्ट्स मार्केट को फ्लड कर दिया अपने स्टॉक्स के साथ। तो आज हम किसी भी इंटरनेशनल ट्रेडर या इंपोर्टर के स्टॉक पोजीशन को देखें तो दे आर कैरिंग अ स्टॉक ऑफ मोर देन 3 to 4 months इन देयर इन्वेंट्री। इतनी हैवी स्टॉक होने की वजह से पूरी सप्लाई चेन के अंदर एक स्टॉक आउट की पोजीशन हो गई है, जिसके अंदर पेमेंट्स भी एक्सपोर्टर्स के पास बहुत धीरे धीरे आ रही है। तो आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर हम कोई भी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर्स को एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं और इंडिया के इतने सारे स्टॉक अवेलेबिलिटी होने की वजह से ये प्राइसेस लगभग स्टेबल रहने की उम्मीद है। पर ये जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास एक बहुत सरप्लस स्टॉक की पोजीशन है। थाईलैंड और पाकिस्तान के रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनके पास स्टॉक्स कम है, तो ये वाला स्टॉक हमें इमीडिएट इंडिया गवर्नमेंट शुड एक्ट और इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट को प्राइसेस घटाने चाहिए मार्केट के अंदर। राइस के ऊपर जो रोडटेप है उसको 1% से इंक्रीज करके 5% कर देना चाहिए कि हम ये जो मार्केट पोजीशन हमने पिछले 3 साल में खोई थी उस पोजीशन को हम दोबारा रीगेन कर पाए। ओके अच्छा देव, क्विकली एक सवाल और, तो फिर क्या एंटिसिपेट करें इस तमाम सिनेरियो में जो आपने भी एक्सप्लेन किया, यहाँ से एक्सपोर्ट्स पिकअप होते हुए दिखाई देंगे, ग्रोथ एक्सपेक्ट करें एक्सपोर्ट्स में, जैसे आपने कहा कि बेनिफिट मिलेगा इंडिया को, और दूसरी तरफ अगर हम डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें, सप्लाई की कोई कमी नहीं है, प्राइसेस इसीलिए अंडर प्रेशर रहे हैं, प्राइसेस यहाँ से और नीचे जा सकते हैं या फिर इनिशिएटिव लेने चाहिए और प्राइसेस कम करने के लिए? देखिए, प्राइसेस नीचे जाना इनएविटेबल है क्योंकि जितना सरप्लस स्टॉक हमारे पास है उतनी इंडिया के अंदर डिमांड और एक्सपोर्ट के अंदर भी उतनी डिमांड नहीं है। तो आज के दिन पे क्वेश्चन ये है कि प्राइसेस नीचे जाएंगे नहीं, प्राइसेस तो नीचे जाएंगे ही, बट कितना नीचे जाएंगे वो एक क्वेश्चन है। तो हमारी उम्मीद है कि अगर हम जैसे पाकिस्तान और थाईलैंड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट क्वांटम था, जो 5 लाख से 7 लाख टन पर मंथ के ऊपर आ गया था, उसको हम 5-7 लाख टन से 2 मिलियन टन पर मंथ के ऊपर वापस लेके आ पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना हमारा एक्सपोर्ट वॉल्यूम है वो लगभग आने वाले महीनों में डबल हो जाएगा। डबल होने के साथ, बट क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्राइसिस है, तो लिक्विडिटी क्राइसिस होने की वजह से एक बहुत बड़ा इसके अंदर एक चैलेंज है कि एक्सपोर्टर इतने स्टॉक को मार्केट के अंदर पुश कर पाएंगे और उनकी पेमेंट्स रियलाइज कर पाएंगे। तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हमारे को उम्मीद नहीं है कि प्राइसेस इंक्रीज होंगे। आने वाले समय में हम ये देख सकते हैं कि प्राइसेस के अंदर और 5 से 7% या 10% तक की करेक्शन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर आ सकती है। ओके, चलिए शुक्रिया देव अपने कमेंट्स देने के लिए इस खबर पर और पूरी डिटेल में समझाने के लिए क्या सिनेरियो ग्लोबल मार्केट्स में बना हुआ है या फिर इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसी के साथ जब लौटेंगे तो स्ट्रैटेजीज तो लेंगे ही, भूपेश से साथ ही बात करेंगे अक्षय तृतीया के मौके पर किस तरीके की डिमांड इमर्ज हो रही है, धारा पटेल से करेंगे बातचीत, एमरल्ड ज्वेलरी से हमारे साथ बनी रहेंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और अब बात करते हैं गोल्ड की, जो कि लगातार रिकॉर्ड हाइज बनाने के बाद अब थोड़ा सा संभला है, थोड़ा सा नर्म हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है, और स्पेशली जब अक्षय तृतीया हो और उससे ठीक पहले प्राइसेस थोड़े स्टेबल हुए हों तो एक कॉन्फिडेंस भी लौटता है इन्वेस्टर्स के मन में, बायर्स के मन में कि शायद ये सही टाइम है खरीदारी करने का। हालांकि प्राइसेस अभी भी कम नहीं है, 95,000 के आसपास बने हुए हैं, बट किस तरीके के डिमांड ट्रेंड्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, क्या तैयारियां हैं ज्वेलर्स की, इस पर करते हैं बातचीत। एमरल्ड ज्वेलरी की धारा पटेल हमारे साथ बनी हुई हैं। धारा नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, फुटफॉल्स किस तरीके से आ रहे हैं, कंसीडरिंग प्राइसेस में लगातार तेजी रही है, प्राइसेस थोड़ा सा स्टेबल हो रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो क्या कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिख रहा है बायर्स के मन में वापस खरीदारी करने का? हेलो दीपाली। सो यस, अभी का जो गोल्ड प्राइस है 98,500 विदाउट जीएसटी का जो प्राइस है फॉर पर 10 ग्राम्स, इट इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाईएस्ट प्राइस जो गोल्ड का अभी तक का देखा गया है। एंड इतने हाई प्राइसेस में दो सवाल खड़े होते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द रीजन कि ये प्राइस बढ़ रहा है, एंड नंबर 2, क्या ये इंक्रीज प्राइस में क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए?
So let us say the first question is price rise का कारण थ्री रीजंस है. नंबर वन इज इंटरनेशनल वॉर जो हो रहा है. नंबर टू इज ट्रम्प का जो अनप्रिडिक्टेबल टैरिफ्स है उसके वजह से लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड इन्वेस्टर्स आर मूविंग फ्रॉम यूएस स्टॉक मार्केट्स to safer assets like gold. And number three is Chinese bank. It is accumulating lot of gold reserves and दूसरे countries के banks भी ये follow कर रहे हैं. इन तीन reasons से gold का prices बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. Now the question is, क्या ये बढ़ते हुए प्राइस में क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? नाउ ये सवाल देने के लिए आई विल जस्ट शेयर सम डेटा विथ यू. सिर्फ लास्ट ईयर 2025 में गोल्ड का प्राइस 27% हाई हुआ है. इस साल 2025 में सिर्फ लास्ट क्वार्टर में 17% का ग्रोथ देखने में मिला है. And if you think about just last 1 month, so we have seen 7% increase of gold price in just last 1 month, which is equal to your FD's return of an entire year. So yes, the long question short is that gold को आपको अभी भी इन्वेस्ट करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए. आगे का जो प्रेडिक्शन है another 4 to 6 months में गोल्ड प्राइस इज स्टिल गोइंग टू इंक्रीज अबाउट 5%. माइनर करेक्शन आएंगे डेफिनेटली, वो टाइम पे थोड़ा कम जाएगा प्राइस. But overall, Diwali के टाइम पे we are predicting the gold price to be increasing from today's price to more 5%. डिमांड कैसी आ रही है अभी धारा? फुटफॉल्स आना शुरू हुए हैं, प्राइसेस थोड़े स्टेबल हुए हैं तो? जी हाँ, फुटफॉल अच्छा बना हुआ है. बट मार्केट में जैसे हर अक्षय तृतीया पे जो हलचल देखने में आती है उसमें थोड़ा सा एक मार्केट में डर महसूस होता है. पीपल आर स्कैर्ड. जैसे आपने देखा होगा कि आगे काफी सारे सोशल मीडिया एंड न्यूज़पेपर्स एंड एवरीवेयर एक थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन पास हुआ गया है दैट गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग टू फॉल डाउन to a numerous percentage. तो वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आई थिंक देर इज अ लिटिल स्केयर, एक डर है जो मार्केट में है वो. बट जैसे मैंने बताया, यस. ओके, तो क्लियरली धारा यहाँ पर यही बताते हुए कि प्राइसेस क्योंकि हायर साइड पर हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी फेक इन्फॉर्मेशन थी, 50,000 भाव आ जाएंगे, 55,000 भाव आ जाएंगे, इस डर में, इस एंटिसिपेशन में कि शायद के भाव इतना नीचे नहीं आ जाए, लोग रोक रहे हैं अपनी बाइंग को. बट जैसे जैसे प्राइसेस स्टेबल होंगे शायद वो खरीदारी लौटते हुए दिखाई देगी. हालांकि जिस तरीके के अक्षय तृतीया में फायरवर्क्स देखने को मिलते हैं शायद उतना मोमेंटम इस बार ना दिखाई दे फिजिकल बाइंग में. कल रिकनेक्ट करेंगे कुछ और ज्वेलर्स से और तब जाने की कोशिश करेंगे. थैंक यू धारा आने के लिए शो में और क्विक अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए. भूपेश हमारे साथ बने हैं. भूपेश, क्विकली स्ट्रैटेजीज आपकी. नमस्कार दीपाली जी. स्ट्रेटजीज की बात करें तो मुझे लगता है कि आज के दिन में सिल्वर का बाजार ज्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ समझ आता है. 98,000 के आसपास कहीं भी सिल्वर वायदा मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए जुलाई वायदा में. और इसका स्टॉप लॉस 97,800 के नीचे रहेगा. 98,800 और 99,200 के लक्ष्य संभावित रहेंगे. वहीं अगर एग्री कमोडिटीज की बात करी जाए तो 22,100 में मई जीरे में बिकवाली करनी चाहिए जिसका स्टॉप लॉस 22,400 के ऊपर का रहेगा. नीचे में लक्ष्य 21,900 21,700 के संभावित रहेंगे. ओके, चलिए शुक्रिया भूपेश शो में आने के लिए और अपनी क्विक स्ट्रैटेजीज बताने के लिए. तो ये कुछ ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं भूपेश की तरफ से. नॉन एग्री पैक में जीरे का जिक्र किया गया है. चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है. शुक्रिया भूपेश आपका शो में आने के लिए. एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जा रही हैं CNBC आवाज़ पर. नमस्कार.